नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे तृतीय भाषा शिक्षण यानी संस्कृत का जो पेपर है आपका, उसके बारे में। ये 60 अंकों का होगा साथियों, द्वितीय वर्ष के लिए। और इसकी समय सीमा आपको 3 घंटे की मिलेगी। इसमें पास होने के लिए आपको 24 अंकों की ज़रूरत है। पहला प्रश्न आप लोग देखिए। पहला प्रश्न है, यात्रा विलासम इति कस्य रचना अस्ति। यात्रा विलास जो ग्रंथ है ये किसकी रचना है? तो आपको राइट आंसर याद रखना है, नारायण लालंकर इसके रचनाकार हैं यात्रा विलासम के। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पलम इत्यत्र समास अस्ति। नीला है जो उत्पल, इसमें कौन सा समास है साथियों? नीला उत्पलम, नीला है जो उत्पल, इसका मतलब इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषाया मूल तत्व किमस्ति। भाषा में मूल तत्व कौन सा होता है? तो भाषा का मूल तत्व होता है साथियों वर्ण है। कौन सा होता है? वर्ण होता है। ऑप्शन डी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्देश्य आधारित महत्व से निर्माणम कथ्यते। उद्देश्यों पर आधारित महत्व का निर्धारण कहलाता है। बताइए उसको हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन हम कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? मूल्यांकन कहते हैं, जो उद्देश्यों पर आधारित महत्व का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, शिवराज विजयम इति उपन्यास रचनाया लेखक अस्ति। तो शिवराज विजय के जो लेखक हैं वो है साथियों पंडित अंबिका दत्त व्यास। कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। ए ई ऊणे सूत्रस्य प्रत्याहार के। तो देखिए आपने 14 माहेश्वरी सूत्र साथियों, इनमें से एक प्रश्न आपको 14 माहेश्वरी सूत्रों से पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो हमारी ए ई ऊणे जो सूत्र है वो हमारा अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? अण प्रत्याहार है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां, माहेश्वरी सूत्रेषु केसाम वर्णनाम इत संज्ञा भवति। माहेश्वरी सूत्र में किस वर्ण की इत संज्ञा होती है? तो आपको याद रखना हमेशा, माहेश्वरी सूत्र में अंतिम वर्ण जो होता है, माहेश्वरी सूत्र में अंतिम वर्ण का हमेशा इत संज्ञा की जाती है, अंतिम वर्ण की। याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 8वां, समास से परिभाषा लिखत। समास की परिभाषा लिखिए। तो समास जो शब्द है साथियों वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस अस प्लस घन, तब बना है आपका समास। सम सनम समास है। ठीक है। ये समान शब्दों का योग ही क्या है? समास है। और अनेका नाम पदा नाम एक ही पदी करणम संक्षिप्तीकरणम बा समास। अनेक पदों का एक ही पद में संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यत्र अनेकानि पदानि मिलित्वा एक पदम भवति से समास कथ्यते। जहाँ अनेक पद मिल करके एक पद का निर्माण करते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे रामस्य पुत्र है, राम का पुत्र। क्या बोला भाई? इसका समास हो जाएगा रामस्य पुत्र का राम पुत्र। कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास है। याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी वाक्यानाम संस्कृते अनुवाद कुरुत। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे तुम घर जाओ, तो तुम की संस्कृत क्या हो गई? त्वम। घर जाओ तो गृहम गच्छ। ठीक है। त्वम गृहम गच्छ। आपको व्याकरण आनी चाहिए संस्कृत में, ध्यान रखना। रमा लता के साथ जाएगी, तो भैया ये कौन सा काल हो गया? अपना भविष्य काल हो गया। तो रमा लतया तृतीय विभक्ति, लता के साथ यानी सह गमिष्यति जाएगी। ठीक है। तो रमा लता के साथ जाएगी, रमा लतया सह गमिष्यति। 10वां है, संस्कृत शिक्षण से विधेय कति भवति। संस्कृत शिक्षण की जो विधियां हैं वो कितनी होती हैं? साथियों संस्कृत शिक्षण की विधियां 2 भागों में बांटी गई हैं। 2 भागों में बांटा जा सकता है इनको। पहली है संस्कृत विधि, पारंपरिक विधि। पहली कौन सी है? पारंपरिक विधि है। और दूसरी कौन सी है? आधुनिक विधि। ये 2 प्रकार की विधियां होती है। अगला क्वेश्चन है, भंडारकर विधि। देखिए, भंडारकर विधि कस्य शिक्षण सूत्र पालनम क्रियते। भंडारकर जो विधि है, गोपाल भंडारकर ने इसकी खोज की थी, बनाई थी, प्रतिपादक है। तो भंडारकर विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है? साथियों ये भंडारकर विधि सरलात कठिनम प्रति, ये सरल से कठिन की ओर चलती है। किधर चलेगी? सरल से कठिन की ओर चलती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। भाषा शिक्षणस्य के प्रमुखा कौशला सन्ति। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा शिक्षणस्य चत्वारि कौशलानि सन्ति। भाषा शिक्षण के 4 कौशल हैं। यथा जैसे श्रवणम वाचनम लेखनम पठनम च। श्रवण वाचन लेखन और पठन, ये 4 कौशल है। संस्कृत से शिक्षण, अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षणे योजना कति आधारा भवितुर्महन्ति। संस्कृत शिक्षण की योजना में कितने आधार होते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 आधार होते हैं। कितने होते हैं? 3 आधार। पहला कौन सा है साथियों? ध्यान से देखेंगे। पहला आधार है समय अवधि आधार, दूसरा है शिक्षण आधार और तीसरा है मूल्यांकन आधार। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य मापनं मूल्यांकन कति प्रकारे कर्तुं शक्यते। बालक के सर्वांगीण विकास के मापन के लिए, मूल्यांकन के लिए कितने प्रकार से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? तो देखिए कि समग्र विकासस्य मूल्यांकनम अनेक प्रकारे संभवति। समग्र विकास का मूल्यांकन अनेक प्रकार से संभव है। जैसे यथा का अर्थ होता है जैसे, निरीक्षणम निरीक्षण के द्वारा, साक्षात्कारम साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तरम प्रश्नोत्तर पूछकर, मापनम मापन करके, निरीक्षण सूची, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रतियोगिता, छात्रस्य व्यवहार छात्र के व्यवहार द्वारा और संचित अभिलेख के द्वारा। ये सभी प्रकार की जो विधियां हैं साथियों, ये मापन के तरीके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 15वां परीक्षायाम केशम उद्देश्यनम आधारीकृत प्रश्न भवन्ति। परीक्षा के लिए किस प्रकार के उद्देश्य आधारित प्रश्न होने चाहिए? तो भाई हमारी परीक्षा के प्रश्न पत्र में ज्ञान, अर्थ ग्रहण होने की अभिव्यक्ति, अभिवृत्ति सहित उद्देश्य आधारित प्रश्न होने चाहिए। बहुभाषिकताया अवधारणा एवं महत्व च लिखत। बहुभाषिकता की अवधारणा और इसका महत्व लिखिए। तो बहुभाषिता भारतस्य एका विशिष्टा स्थिति वर्तते। बहुभाषिता भारत की एक विशिष्ट स्थिति है। बहुभाषिताया अभिप्रायो भवति। बहुभाषिकता का अभिप्राय होता है एकाधिक भाषायां प्रयोगान पठनम पाठनम ज्ञापनम च। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करके पढ़ना और पढ़ाना और उनका ज्ञान देना। अस्माकं देशे भाषा विविधतया दृश्येतु नगरे से तो ग्राह्यम अपरा भाषा प्रयुज्यते। हमारे देश में भाषा की विविधता दिखाई देती है, जैसे शहरों में, घरों में और अन्य भाषा में भी प्रयोग की जाती है। विद्यालय अन्य समीपस्थ गृह अपराचय अर्थात प्राय बालक त्रयाणाम व चतुर्वर्णानाम व भाषाणाम प्रयोगम करोति। अन्य समीप के ग्रह और अन्य दूसरों के साथ अर्थात प्राय बालक के तीसरा और चौथा जो वर्ण है वह उसमें भाषा का प्रयोग करता है। बहुभाषिकतया संज्ञानात्मक लाभ है तो भवत्येव अनेकेषां भाषाणां संज्ञापदानां ज्ञापनम सहजतया करोति। बहुभाषिकता के संज्ञानात्मक लाभ से यह संभव हो सकता है कि भाषा के संज्ञापद और उसके ज्ञापन के साथ, उसके ज्ञान के साथ सहजता से कर सकते हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है निदानात्मक औपचारात्मक शिक्षण की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, ये आपको लिखना है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ये आप लोगों को याद करना है। अगला क्वेश्चन है 17वां अल्प प्राण महाप्राणस्य निरूपणीयम। अल्प प्राण और महाप्राण इन दोनों में क्या अंतर है, क्या निरूपण करते हैं? तो अल्प प्राण के बारे में सुनिए। ये साम वर्णनम उच्चारणे प्राणवायु अल्प मात्राया वय भवति। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अल्प मात्रा में खर्च होती है ते अल्प प्राण कथ्यते। वे सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ जो वर्ण है वो सभी अल्प प्राण कहलाते हैं।
अगर हम इन अल्प प्राण शब्दों की बात करें तो पहला जो वर्ण है, जैसे पहला वर्ण है हमारा कै चै टै तै पे, ये पहले वर्ण के अक्षर हैं। उसके बाद तीसरा जो वर्ग है उसके वर्ण हैं आपके ग जै डै दै और बै। उसके बाद पंचम जो वर्ग है उसमें आते हैं पूरे अणे खाली जितने भी हैं और नैनल, ये आपके पंचम वर्ण में। और अंतस्थ वर्ण होते साथियों हमारे ये रे ले वे। तो ये सभी क्या है, हमारे अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे, आप लोग याद रखना इनको। अगर हम बात करते हैं महाप्राण की, तो ये शाम वर्णनाम उच्चारणे प्राणवायु अधिक का प्रयोग भवती। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग किया जाता है, प्राणवायु अधिक उपयुक्त होती है, अधिक उपयोग की जाती है, उनको हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की अगर हम बात करें तो इनमें वर्ग जो हमारे वर्ण हैं उनका दूसरा वर्ग, तो दूसरे वर्ग में ये अक्षर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, खे छे। ठीक है, वर्ग का द्वितीय जो अक्षर है, ध्यान रखना, वर्गा नाम द्वितीय, तो ये दूसरा अक्षर है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो गे छे डे थे और फे। और चतुर्थ वर्ण और चौथा वर्ण जो है हर वर्ग का, वो शब्द किस में आएंगे, महाप्राण में। और हमारे ऊष्मीय जो वर्ण है साथियों, ये हमारे ऊष्मीय वर्ण है से और है, ये सब किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। अगला क्वेश्चन है अथवा में, शिक्षण से मुख्य लक्ष्यम किम, शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। ध्यान रखेंगे, हिंदी अर्थ इस तरीके से करना सीखो। अब आपको 18वां क्वेश्चन है, संस्कृत संख्या या अंकेशु लिखित। आपको संस्कृत में गिनती दी जाएंगी। ठीक है, तो गिनती आप लोगों को कैसे करनी है, पंच पंचाशत, क्या बोलेंगे इसको, पंच पंचाशत। पंच पंचाशत इसका मतलब हो गया 55। एकाशीति, एकाशीति इसका मतलब हो गया 81। चतुर्नवति, चतुर्नवति, नवति का मतलब 90 और 4 94 हो गए भाई। ऐसे ही नवषष्ठी, नवषष्ठी, षष्ठी का मतलब 60 और नव का मतलब 9, तो कितना हो गया 69, 69। चत्वारिशत, चत्वारिशत का मतलब हो गया 40। तो आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती आनी चाहिए संस्कृत में। ठीक है भाई, आपसे घड़ी का आपको चित्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इस घड़ी के चित्र में कितने बजे हुए हैं, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 19वां प्रश्न है, कति उच्चारण स्थानानि भवति। हमारे जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो हमारे उच्चारण स्थान है अपने कंठ से बोले गए वर्ण, तालु से, मूर्धा से, दंता, ओष्ठा, नासिका, ये सब क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ और नासिका यानी नाक, ये सब क्या हमारे उच्चारण स्थान है ना। ये 6 उच्चारण स्थान मैंने आपको बताए हैं। तो आपको कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से, मूर्धा से, दंता से, ओष्ठा से और नाक से। इनसे जो जो वर्ण बोले जाते हैं इनको आप लोग जरूर याद रखना। मैं आपको सीरीज में बता रहा हूँ कि सीरीज में इन जो उच्चारण स्थान है इनसे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उनको भी आपको याद करना है। अब आपका अथवा में क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार लक्षण उदाहरण से लिखत। अनुप्रास अलंकार के लक्षण और उदाहरणों से साथ लिखना। तो आपके अलंकार भी सिलेबस में है साथियों, ध्यान रखना। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार है ना, ये अलंकारों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपन का अनुप्रास अलंकार का लक्षण है, अनुप्रास शब्द से साम्य वैषम्य आदि स्वरस्य यत। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत पुनरावृत्ति होती है, जैसे बैन्ति, वर्षन्ति, नद्धन्ति, वान्ति, गायन्ति, नृत्यन्ति, समावसन्ति, नद्धो घना मत्त गजा वरंता प्रिया विहीना सिखीना प्लमंगा। तो ये सब किसका उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का। अगला क्वेश्चन है 20वां, संस्कृत भाषा से उद्देश्यानि लिखत। संस्कृत भाषा के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहला उद्देश्य, बालकेभ्यः ध्वनि आरोह अवरोह ज्ञान प्रदानम। बालक के लिए ध्वनि का आरोह और अवरोह ज्ञान प्रदान किया जाता है। बालकानां शब्द भंडारस्य अभिवृद्धि करणीयम। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, किससे, संस्कृत भाषा से। संभाषण, छात्राणां शुद्धोच्चारण से अभिवृत्तिवीक्षणम। संभाषण से छात्रों के शुद्धोच्चारण की अभिवृत्ति में विकास होता है। बालकानां अभिव्यक्ति कौशलस्य भाषा कौशलस्य च वीक्षणम। और बालकों के अभिव्यक्ति कौशल और भाषा कौशल का विकास होता है। ऐसे हिंदी आनी चाहिए आपको।
21वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठात्मक परीक्षाया प्रकाराणि निर्दिशते। वस्तुनिष्ठ जो हमारी परीक्षा है वो किस प्रकार से निर्देशित करती है, तो वो हमें प्रदर्शित करती है साथियों समाधानात्मक, समाधान के लिए लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक पदीन उत्तर, इसमें किस में आएंगे, समाधानात्मक में आएंगे। उसके बाद चयनात्मकता, अस्मिन् प्रकारे पुनः त्रिधा प्रश्न भवन्ति, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे सत्य सत्य कथन वाले, रिक्त स्थान वाले और बहुविकल्पीय, है ना। उसके बाद है योजनात्मक, योजनापूर्वक कौन कौन से, तो योजनात्मक विषय निष्ठा परीक्षाओं द्वयो पार्श्वयो अंशा भवति। प्रथम पार्श्व में तो विद्वान है, प्रथम पार्श्व में विद्वान अंश और द्वितीय पार्श्व में विद्वान अंश की योजना, ये सब विषय आते हैं। छात्र चयन भवति, छात्र को इनका चयन करना होगा। अब आपको 22वां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण से कौशलानाम मूल्यांकन प्रक्रिया सिद्धांतनाम स्पष्ट है। संस्कृत भाषा के शिक्षण कौशल के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। सुनिएगा आप लोग, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य नाम सापेक्ष मूल्यांकन, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य सापेक्ष मूल्यांकन होते हैं। मूल्यांकनम प्रक्रिया परिमाणाम च अनुरूप भवेत, और मूल्यांकन प्रक्रिया और परिणाम के अनुरूप होना चाहिए। मूल्यांकन छात्रेषु भाषिके तत्वस्य बोध क्षमताया विकासनम, मूल्यांकन से छात्रों के भाषिक तत्व का बोध और उसकी क्षमता का विकास होता है। मूल्यांकन शिक्षक शिक्षण शास्त्रीय शोधात्मिका अनुशंसा प्राच्यते, मूल्यांकन से शिक्षण और शिक्षण शास्त्र की शोध क्षमता और उसकी अनुशंसा प्राप्ति होती है ना भाई। अब आपको 23वां क्वेश्चन है, हार्वर्ट के प्रभाव से विवेचनम कुरुत, हार्वर्ट विधि का जो प्रभाव है वो क्या प्रभाव है, हार्वर्ट विधि के सोपान हैं वो आपको बताना है। तो एष विधि, यह विधि हार्वर्ट से सिद्धांते आर्द्रता वर्तते, हार्वर्ट के सिद्धांतों का वर्णन करती है। अस्य पंचपदानि भवति, इसमें 5 पद हैं। कौन कौन से हैं, प्रस्तावना, विषय स्थानापन्न, तीसरा है तुलना, चौथा है नियम निर्धारणम और 5वां है प्रयोग। तो ये पांचों कई बार एग्जाम में पूछे गए, ये रीट में भी, तो देखिएगा। पहला जो इसका चरण है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होगा, पूर्व ज्ञानम आदृत प्रश्न वार्तालापम श्लोक पाठम प्रसंगदिभि विद्यार्थिना शिक्षकेन प्रेरते, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों की वार्तालाप, श्लोक पाठ और प्रसंग आदि के संदर्भ में विद्यार्थी से शिक्षक प्राप्त करता है पूर्व ज्ञान को। उसके बाद है विषय स्थानापन्न, अस्मिन् पदे, इस पद में पाठ त्रिषु अण्वेषु विभज्यते, पाठ को 3 भागों में बांटा जाता है। कैसे, प्रस्तावनांतरम, प्रस्तावना के बाद विद्यार्थी व विषय प्रस्तुयते, विद्यार्थी विषय को प्रस्तुत करता है। अस्मिन् पदे आदर्शवाचनम, इस पद में आदर्शवाचन, अनुकरण वाचन, संधि विच्छेद, समास विग्रह और अन्य प्रश्न समाहित होते हैं। तीसरा पॉइंट है साथियों इसका वितुलना, अस्मिन् पदे विद्यार्थी संचित ज्ञानम आदृत वर्तमान पाठ्यस्य तुलना काठिन्य निवारण से विस्तृत व्याख्या क्रियते। और चौथा पद है सामान्यकरण, जिसको नियम निर्धारण कहते हैं। प्रस्तुत पाठ्यस्य सामेन विद्यार्थी न सामान्य सिद्धांतन अवगच्छन्ति अस्य प्रयोग व्याकरण पाठेषु बहुधा भवति। और 5वां है प्रयोग, अत्र उपस्थान कार्यम तुलना कार्यम सामान्य सिद्धांतानां निर्धारणं नवार्जित ज्ञानस्य प्रयोगायाम अभ्यास कार्यम ग्राहादिकम च दीयते। अथवा में प्रश्न है आपका, विभिन्न समुदायानां भिन्न समतावंतानां बालकानां कृते कथम शिक्षण भवेत इति निरूपयति, विभिन्न प्रकार के समुदायों में बालकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो कौन कौन से, उनका निरूपण आपको करना है। अब हम आते हैं हमारे 24वें प्रश्न पर, निम्नांकित वाक्य नाम हिंदी अनुवाद करो। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे बालिका पाठ पठती, तो बालिका पाठ पढ़ती है। त्वम सत्यम वदामि, तुम सत्य बोलो। धनात् धर्मम प्राजायते, धन से धर्म उत्पन्न होता है। विद्वान पुस्तक लिखती, विद्वान पुस्तक लिखता है। गज शुंडया जलम पिबती,
भांति सूंड से जल पीता है। सुरेश सायंकालम गृह कार्यम करिष्यति। सुरेश सायंकाल गृह कार्य करेगा, भविष्यकाल है करिष्यति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको व्याकरण आनी चाहिए साथ ही थोड़ा संस्कृत का। अब इसको मैं अब व्याकरण को नहीं बता सकता कि भाई पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठा पठाम, है ना। तो अगर आपको कोई भी पठ धातु दिया गया है, गच्छ धातु दिया गया है, तो उसमें आपको लट लकार में अति अत अंति, अब इनको बताने थोड़ी बैठे टेस्ट में, तो ये आप लोगों को अपना पूर्व ज्ञान लगाना है। ठीक है, 25वां प्रश्न आपका आएगा कि आपको संस्कृत से हिंदी से संस्कृत बनानी है। तो 6 नंबर का ये है और 6 नंबर का ऊपर वाला था, तो 12 नंबर तो तुम्हारे यहीं से आएंगे। आपसे कोई 2 श्लोक भी पूछ सकता है साथियों, आपको कोई 2 श्लोक भी पूछेगा कि आप लोग 2 श्लोक संस्कृत में लिखो, 6 नंबर 5-3 नंबर के, तो 6 नंबर उसके भी हो सकते हैं। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपको कोई 2 श्लोक देगा, उनके अर्थ पूछेगा हिंदी में, तो उनका हिंदी अर्थ लिखो, तब भी आपको क्या करना है, वहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे। तो संस्कृत बहुत सिंपल है। तो निम्नलिखित वाक्य का नाम संस्कृत अनुवाद करो, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे हम सब विद्यालय जाते हैं, तो हम सब की क्या होती है, वयम। वयम विद्यालयम एक वचन है, तो विद्यालयम। जाते हैं, तो भैया वयम के साथ में क्या आएगा, गच्छा में आएगा। क्या आएगा, गच्छाम। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, और गच्छामि गच्छाप गच्छाम। तो अहम आवाम वयम तृतीय पुरुष में पहुंच गए, उत्तम पुरुष में, तो गच्छाम आया है। ठीक है, अहम के साथ गच्छामी आता, ठीक है, और आवाम के साथ गच्छाव आता, और वयम के साथ गच्छा में आएगा, ध्यान रखना। अवयम विद्यालयम गच्छाम। ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं, तो रवै प्रकाशे कमलानि वीक्षन्ति। वीक्षन्ति बहुवचन है, ध्यान रखना। उस गुरु को नमस्कार, तो तस्मै गुरुवे नमः, ये तो सबको याद होगा। रमा लता के साथ जाएगी, तो रमा लतया से गमिष्यति। गमिष्यति इसका मतलब प्रथम पुरुष एक वचन। रमा के साथ तो लताया, लता के साथ जाएगी ना, तो लता के सेमन साथ में, और लता के साथ तो तृतीय विभक्ति आएगी इसमें, ध्यान रखना। राम घर की ओर गया, तो राम गृहम प्रति अगच्छत, और गया ये भूतकाल है, ध्यान रखना, लोट लकार है। ठीक है, तो अगच्छत आएगा। गांव से बाहर कुआं है, तो ग्राम से बाहर, बताओ भाई, ग्राम से। ठीक है, तो गांव से बाहर कुआं है, तो ग्रामात चतुर्थी विभक्ति होगी इसमें, ग्रामात बही कूप अस्ति, गांव से बाहर कुआं है। तो ये आपका मॉडल पेपर होता है पूरा। ठीक है भाई, थैंक यू।